इंटरनेट पे ना एक थ्योरी आजकल आग की तरह फैल रही है। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन के जो रहस्यमय क्रिएटर हैं सातोशी नाकामोटो, वो कोई और नहीं बल्कि बदनाम फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन हो। सुनने में ये एक बहुत ही बड़ा दावा लगता है ना, लेकिन कुछ ऐसे सुराग हैं जो एक इतने गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। तो चलिए आज इस पूरे रहस्य की तह तक चलते हैं। अब जरा इस टाइमिंग पर गौर कीजिए। 30 जनवरी को अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक किया और ठीक उसी वक्त क्रिप्टो मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। और देखिए, हम यहाँ कोई छोटी मोटी गिरावट की बात नहीं कर रहे हैं। कीमत में इतनी जबरदस्त गिरावट आई कि कुछ ही घंटों में अरबों डॉलर का सफाया हो गया। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तफाक था या फिर इसके पीछे कुछ और ही चल रहा था? तो बस यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो आजकल हर कोई पूछ रहा है। क्या इन दो बड़ी घटनाओं के बीच वाकई कोई कनेक्शन है? क्या ये बाजार का बस एक अजीब इत्तेफाक था, या एप्स्टीन फाइल्स के बाहर आने से क्रिप्टो की दुनिया में सचमुच कोई भूचाल आ गया था? तो चलिए सबसे पहले कहानी के इस हिस्से को ही समझते हैं और जरा टाइमिंग पर गौर करते हैं कि इन दोनों घटनाओं का एक साथ होना कितना अहम है। इस गिरावट का अंदाजा लगाने के लिए ना, बस इस एक नंबर के बारे में सोचिए। 6 अरब डॉलर। जी हां, आपने सही सुना। इतनी बड़ी रकम सिर्फ सिर्फ 6 दिनों के अंदर बाजार से गायब हो गई। इसका मतलब हुआ हर दिन लगभग 1 अरब डॉलर। ये कोई मामूली मार्केट करेक्शन नहीं था, ये तो एक तरह की फाइनेंशियल सुनामी थी। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां सुराग हमें एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो काफी परेशान करने वाले कनेक्शन की तरफ ले जाते हैं जो एप्स्टीन और क्रिप्टो की दुनिया के बीच हो सकता है। देखिए, क्रिप्टो में एप्स्टीन की दिलचस्पी कोई अचानक से नहीं जागी थी। सोर्स बताते हैं कि वो एकदम शुरुआत से ही इस खेल में शामिल थे। 2008 में जब बिटकॉइन का व्हाइट पेपर आया, तब से लेकर कॉइनबेस जैसे बड़े एक्सचेंज में पैसा लगाने और एमआईटी में क्रिप्टो रिसर्च को फंड करने तक उनके निशान आपको हर जगह मिलेंगे। एप्स्टीन सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं थे, वो एक कनेक्टर थे। जरा उन डिनर पार्टियों के बारे में सोचिए, जहां एलन मस्क और पीटर थियल जैसे टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े नाम क्रिप्टो की दुनिया के शुरुआती दिग्गजों से मिल रहे थे। और इन महफिलों के सेंटर में कौन था? जेफरी एप्स्टीन। वो प्रभाव का एक ऐसा जाल बुन रहे थे जो सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक फैला हुआ था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां और भी गहरा मोड़ लेती है। ये बात सिर्फ पार्टियों और नेटवर्किंग की नहीं है। एप्स्टीन और एमआईटी के बीच एक डायरेक्ट फाइनेंशियल लिंक था, मतलब पैसों का सीधा लेन देन, खास तौर पर उनकी डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव के साथ, जो उन चुनिंदा जगहों में से एक थी जहां बिटकॉइन के शुरुआती डेवलपमेंट को फंड किया जा रहा था। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये पैसा कोई छोटी मोटी रिसर्च के लिए नहीं था। कहा जाता है कि इस पैसे का इस्तेमाल उन कोड डेवलपर्स की सैलरी देने के लिए किया गया था जो बिटकॉइन का असली कोड लिख रहे थे। अब ये एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है। अगर एप्स्टीन का पैसा डेवलपर्स को मिल रहा था, तो बिटकॉइन किस दिशा में जाएगा, इस पर उनका कितना कंट्रोल था? फिर एक ईमेल मिलता है जिसमें एप्स्टीन ने बिटकॉइन के संस्थापकों का जिक्र किया। जरा इस शब्द पर गौर कीजिए, संस्थापकों यानी एक से ज्यादा। ये इस पूरी पहेली का एक बहुत ही अहम टुकड़ा है। क्रिप्टो कम्युनिटी में सालों से यह बहस चल रही है कि सातोशी नाकामोटो एक अकेला इंसान था या कोई ग्रुप। एप्स्टीन का ये शब्द इस्तेमाल करना इस थियरी को और हवा देता है कि उन्हें पता था कि वो कौन थे, और क्या पता वो खुद भी उनमें से एक हों। और बात यहीं खत्म नहीं होती, एक और अजीब बात सामने आती है। सातोशी नाकामोटो का नाम एक गेस्ट लिस्ट में भी मिला, जिसे एप्स्टीन ने यूनाइटेड नेशंस के एक इवेंट के लिए बनाया था। क्या ये कोई कोड था, कोई अंदरूनी मजाक, या कुछ और? ये बस उन अजीब इत्तेफाकों में से एक और है जो इस कहानी में बार बार सामने आ रहे हैं। तो अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले दावे पर। ये आइडिया कि बिटकॉइन का विकास अपने आप नहीं हुआ, बल्कि इसे हाईजैक कर लिया गया था, कि इसके असली मकसद को जानबूझकर बदल दिया गया। बिटकॉइन को बनाया किस लिए गया था? एक सपना था, पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश का। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे लोग बिना किसी बैंक के सीधे एक दूसरे को पैसा भेज सकें। लेकिन आज बिटकॉइन क्या है? वो डिजिटल गोल्ड बन गया है, एक ऐसी संपत्ति जिसे लोग खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि जमा करके रखने के लिए खरीदते हैं। थियरी ये कहती है कि ये बदलाव कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को बचाने के लिए एक सोची समझी चाल थी। तो सीधी सीधी भाषा में कहें तो हाईजैकिंग थ्योरी ये है कि एप्स्टीन जैसे पावरफुल लोगों ने और शायद कुछ सरकारी एजेंसियों ने भी मिलकर बिटकॉइन के डेवलपमेंट को कंट्रोल किया,
मकसद सिर्फ एक था, इसे एक ऐसे खतरे के तौर पर बेअसर करना जो पुराने फाइनेंशियल सिस्टम को चुनौती दे सकता था। तो सवाल यह है कि ये किया कैसे गया होगा। सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है ना, लेकिन थ्योरी के मुताबिक इसका तरीका बहुत चालाकी भरा था और सब कुछ टिका था एक छोटी सी टेक्निकल चीज पर, ब्लॉक साइज। आसान भाषा में समझें तो ब्लॉक एक बही खाते के पन्ने की तरह होता है। जानबूझकर इस पन्ने का साइज छोटा रखा गया, जिससे नेटवर्क धीमा और महंगा हो गया। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक 8 लेन के हाईवे का सारा ट्रैफिक एक पतली सी गली में घुसाने की कोशिश कर रहे हो। नतीजा, बिटकॉइन रोजमर्रा के लेन देन के लिए लगभग बेकार हो गया। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। एक तरफ मार्केट क्रैश की टाइमिंग, दूसरी तरफ पैसों का सीधा कनेक्शन, एक पावरफुल नेटवर्क और बिटकॉइन को हाईजैक करने की एक पूरी थ्योरी। ये सब एक साथ कैसे फिट होता है? आप देखिए, जब इन सब बातों को एक साथ रखा जाता है तो एक पैटर्न सा उभरने लगता है। मार्केट हो, पैसा हो या बड़े बड़े लोगों का नेटवर्क हो, हर जगह ये कथित कनेक्शन दिखाई देते हैं। तो सवाल फिर वही है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हैं या फिर ये किसी बहुत गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं? तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्रिप्टो की दुनिया में जेफरी एप्स्टीन आखिर थे कौन? क्या वो बस एक चालाक इन्वेस्टर थे जिसने एक बड़ा मौका देख लिया, या एक पावरफुल इंसान जिसने पूरी इंडस्ट्री को एक नई शक्ल दी, या फिर वो एक छिपा हुआ हाथ था जिसने बिटकॉइन को उस रास्ते पर मोड़ दिया जिससे पुराने फाइनेंशियल सिस्टम को फायदा हो? सबूत सीधे नहीं हैं, परिस्थितिजन्य हैं, लेकिन ये जो सवाल उठाते हैं वो बहुत गहरे हैं। फैसला आपको करना है।